जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं फ्लोफॉर्म पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए आपके पास ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, यस या नो। उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। लवली गुड इवनिंग बहन, जय हिंद, शुभ संध्या। कमेंट कीजिए, सब कुछ ओके चल रहा है ना? बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए है ही है। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग अगर कोई न्यू अपडेट आती है तो आपको यहाँ पर मिलती रहे। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर हमारी शॉर्ट वीडियो डलती है जो आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज फैक्टर की। लवी ठाकुर, जय हिंद बहन, जय हिंद, शुभ संध्या। शुरू करें क्लास को, और क्लास को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना भाई। आज 1 आवर की क्लास होगी और ज़्यादा रिपीटेशन मत करवाना, समझने की कोशिश करना, धीरे धीरे लिखते रहना। अगर लिखना चाहते हो तो इस क्लास के नोट्स आप बाद में बनाने लो, साथ में मत बनाना, ठीक है? क्योंकि रिपीटेशन की अक्षमता नहीं है, ज़्यादा रिपीटेशन की अक्षमता नहीं है, हेल्थ इश्यू है। और आवाज़ में भी आपको लग रहा होगा, ठीक है? ज़्यादा देर बैठ भी नहीं सकता हूँ और 1 घंटे की क्लास करेंगे, उसके बाद इस क्लास को ऑफ कर देंगे। अंजुदक्ष, गुड इवनिंग बहन, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। तो शुरू करते हैं क्लास को। हमने अशोक के शिलालेखों को और अभिलेखों को पढ़ लिया है। लवी, रेस्ट का समय नहीं है, गैप नहीं दे सकते स्टडी के अंदर। एक इमरजेंसी आ जाती है, उसका अलग बात है, ठीक है? कुछ ना कुछ धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। कारुवती, बिल्कुल भाई, कारुवती बन के। यहाँ तक कलम ने पढ़ लिया भाई।
ठीक है, सांची स्तंभ को देख लिया, कौशाम्बी इलाहाबाद स्तंभ को देख लिया, रामपुरा स्तंभ लेख को देख लिया। तो आज हम थोड़ा सा यहाँ से शुरू करने की कोशिश करेंगे। गुहा लेख क्या बचते हैं? गुहा लेख बचते हैं। अशोककालीन गुफाएं क्या थी? विहार थी, और विहार होता है बौद्ध एवं बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान एवं आजीवक संप्रदाय से भी संबंध था। आजीवक संप्रदाय से भी संबंध था। ठीक है, अशोक काल में जितनी भी गुफाएं थी, जितने भी गुफा लेख हमें मिले हैं, वो क्या थे? एक विहार थे। और विहार क्या होता है? बौद्ध भिक्षु का निवास स्थान। देखिए, बिहार जहानाबाद, जहानाबाद में क्या है? पहाड़ी है, और इस पहाड़ी को क्या कहते हैं? बराबर की गुफाएं, बराबर की गुफाएं इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बराबर की गुफाएं कहा जाता है। 4 प्रस्तर गुफाएं यहाँ पर, 4 पत्थर की गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 4 पत्थर की गुफाएं यहाँ पर। 4 गुफाएं कौन कौन सी हैं? सुदामा झोपड़ी, विषव झोपड़ी, नाम है गुफाओं के, कर्ण चोपड़, लोम्स ऋषि गुफा। ये गुफाएं भाई, सुदामा गुफा हो गई, विषव झोपड़ी हो गई, कर्ण चोपड़ हो गया, और लोम्स ऋषि गुफा हो गई। पहली जो 3 गुफाएं हैं, इनके अंदर लेख युक्त क्या है? ये लेख युक्त है। हमें यहाँ पर लेख युक्त है, हमें यहाँ से लेख देखने को मिलता है। लोम्स ऋषि, लोम्स ऋषि, इसके ऊपर कोई भी लेख उत्कीर्ण नहीं है, कोई भी। अनु गुड इवनिंग भाई, शुभ संध्या। कोई भी लेख उत्कीर्ण नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? कोई भी लेख उत्कीर्ण नहीं है। सिर्फ यही स्लाइड है, गुहा विलेख को हमने शुरू किया है। अशोक काल में जो गुहा विलेख थे वो विहार थे। विहार होता क्या है? बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान या आजीविक संप्रदाय के लोगों का रहने का स्थान। उसके बाद हमने बिहार के जहानाबाद में पहाड़ी गुफा की बात करी, जिसे बराबर पहाड़ी गुफा कहा जाता है। यहाँ पर परस्पर 4 गुफाएं हैं, जिसे सुदामा झोपड़ी, विषव झोपड़ी, कर्ण चौपड़ और लोम्स ऋषि गुफा के नाम से जाना जाता है। इन चारों में से पहली जो 3 हैं, सुदामा, विषव झोपड़ी और कर्ण चौपड़, इन तीनों में लेख युक्त हमें गुफा है। ये लेख हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन जो लोम्स ऋषि की है वो लेख विहीन है। ठीक है, कमेंट कीजिए। क्लियर? आगे बढ़ते भाई। अशोक के उत्तराधिकारी, अशोक के उत्तराधिकारी, अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व के अंदर हो गई थी। इनकी मृत्यु कल मॉर्निंग में क्लास तो करेंगे, ठीक है, कल मॉर्निंग में क्लास करेंगे। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व के अंदर हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद मौर्य वंश का शासन काल समाप्त हो गया था और आगे बढ़ गया, जिसकी वजह से स्पष्ट रूप से अशोक के उत्तराधिकारी थे। अशोक के उत्तराधिकारी कमजोर थे। अशोक की मृत्यु के बाद करीबन 50 वर्षों तक ही मौर्य वंश साम्राज्य अपने आप को रन कर पाया, और 50 वर्षों के अंदर ही वो अपने आप को समाप्त कर लेता है। देखिए, अशोक के उत्तराधिकारी,
बौद्ध, जैन और हिंदू ग्रंथों में अलग अलग हमें वंशावली मिलती है। बौद्ध, जैन, हिंदू ग्रंथों में अलग अलग सूची प्राप्त होती है। इसलिए इनका क्रमबद्ध इतिहास नहीं है। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य दो भागों में बट गया था। अशोक की मृत्यु के बाद 232 बीसी के अंदर दो भागों में, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी के अंदर जो था दशरथ, ये पोता है, ठीक है, अशोक का। पश्चिम के अंदर भी इसका पोता था संप्रति। संप्रति, संप्रति ये भी क्या है, पोता है। क्या है पश्चिम में, संप्रति। संप्रति क्या है, संप्रति क्या है, पोता है। दशरथ ने देव नाम पिया की उपाधि धारण की थी। बिहार के गया जिले में नागार्जुन, नागार्जुनी समूह के तीन गुफाओं का निर्माण आजीविकों के लिए करवाया था। दशरथ जो अशोक का पोता है, उसने नागार्जुनी समूह के लिए, जो आजीविक संप्रदाय से जुड़े हुए, कितनी गुफाएं दान में दी थी, 3 गुफाएं दान में देती थी। आगे बढ़े। कमेंट कीजिए। Ashok died in 232 BC. After his death, the region of Maurya dynasty moved toward an end, the region of which was clearly Ashok's successor. Ashok's successors were weak. The Maurya dynasty's empire come to an end in about 50 years after the death of Ashoka. हर्षचरित एवं पुराण, ये दोनों की बात कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक वृद्धरथ था। कौन था, वृद्धरथ। और वृद्धरथ को मारकर पुष्यमित्र शुंग गद्दी पर बैठा। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग क्या हुआ, पुष्यमित्र शुंग गद्दी पर बैठा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं।
अब आ जाता है मगध का प्रशासन। मगध साम्राज्य दो हिस्सों में बटा हुआ था। दशरथ का आधिकारिक शासन साम्राज्य के पूर्व विस्तार में और संप्रीति का अधिकार साम्राज्य के पश्चिम विस्तार में था। पुराणों के अनुसार दशरथ का शासनकाल 8 वर्ष था। ठीक है, पुराणों के अनुसार दशरथ क्या कहते हैं, पुराणों के अनुसार दशरथ ने 8 वर्ष तक शासन किया था। पुराण था नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाओं में मिले शिलालेखों के आधार पर दशरथ कुणाल का उत्तराधिकारी था। दशरथ को देवनाम प्रिय की उपाधि मिली थी। दशरथ ने नागार्जुनी गुफाओं को आजीविकों के दान में दे दिया था। मत्स्य और वायु पुराण के अनुसार दशरथ अशोक का पुत्र था। इससे साबित होता है कि दशरथ और संप्रति कुणाल के ही पुत्र हुआ करते और अशोक के पुत्र थे। ये बात ही कहना चाहते हैं। ठीक है, अब मौर्य साम्राज्य का पतन। अब विभिन्न इतिहासकार ने विभिन्न अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। विभिन्न इतिहासकारों ने मौर्य वंश के पतन के लिए विभिन्न कारणों का उल्लेख किया है। कहते हैं कि इतने बड़े साम्राज्य के पतन के लिए कोई एक कारण या एक व्यक्ति उत्तरदायी नहीं हो सकता। विभिन्न इतिहासकारों ने मौर्य वंश के लिए विभिन्न कारणों का उल्लेख किया है पतन के लिए। हरप्रसाद शास्त्री, धार्मिक नीति यानी ब्राह्मण विरोधी नीति का कारण। ठीक है, अशोक ने कौन सी नीति अपनाई थी, धम्म की नीति अपनाई थी और ब्राह्मणों से विरोध करना शुरू किया। हेमचंद्र राय चौधरी, सम्राट अशोक की अहिंसक और शांतिप्रिय नीति। कहते हैं कि सम्राट अशोक ने जब युद्ध वगैरह छोड़े तो उसके साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। डीडी कोशाम्बी कहते हैं आर्थिक संकटग्रस्त व्यवस्था का होना। डीडी कोशाम्बी कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य के अंदर अशोक ने सारा का सारा धन धर्म प्रचार के लिए लगा दिया तो उनके पास आर्थिक संकट हुआ और इसलिए ये पतन हुआ। डीडी एन झा, निर्बल उत्तराधिकारी। डीडी एन झा कहते हैं, डी एन झा माफी चाहूंगा भाई थोड़ा सा इंटरप्शन के लिए, वो बाहर कोई आ गया था तो वॉइस आपको सुनाई भी दी होगी। ठीक है, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। रोमिला थापर कहती है मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए केंद्रीय शासन अधिकारी तंत्र का अव्यवस्था एवं अप्रशिक्षित होना था। ठीक है, और जो मौर्य साम्राज्य उसके पतन का कारण किसे माना है, उसके पतन का उत्तरदायी अशोक को माना है। किसे माना है, अशोक को माना है। Different historians have mentioned different reason for the decline of the Maurya dynasty. मौर्य डायनेस्टी की डिक्लाइन के डिफरेंट हिस्टोरियंस ने और डिफरेंट रीजंस बताए हैं। हरिप्रसाद शास्त्री कहते हैं रिलीजियस पॉलिसी ड्यू टू एंटी ब्राह्मण पॉलिसी जो थी उसके कारण भी जो मौर्य साम्राज्य था उसका अंत हुआ था। हेमचंद्र राय चौधरी कहते हैं नॉन वायलेंस एंड पीसफुल पॉलिसी ऑफ एम्परर अशोक। अशोक की जो नॉन वायलेंस और पीसफुल जो नीति थी उसने भी इसका पतन का कारण किया। डीडी कोशाम्बी कहते हैं हैविंग सिस्टम इन इकोनॉमिक क्राइसिस। तो कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य के अंदर क्या गया था, इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गया था तो उससे भी क्या हुआ, इनका पतन हुआ। डीएन झा कहते हैं वीक सक्सेसर। डीएन झा कहते हैं वीक सक्सेसर मतलब कि जो अशोक के सक्सेसर हुए वो वीक थे, उनके ज्यादा स्ट्रॉन्ग उत्तराधिकारी नहीं थे। रोमिला थापर कहती है द डिसऑर्गेनाइजेशन एंड अंडरटेकिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी लीड टू द फॉल ऑफ द मौर्य एम्पायर। वो कहती है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण
सत्ता का केंद्रीयकरण था, अधिक केंद्रीयकरण हो जाना। अतः कहा जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य के लिए न तो एक कारण जिम्मेदार था, न ही एक व्यक्ति। और मौर्य साम्राज्य अशोक की मृत्यु के बाद कितने वर्षों तक चला था? 50 वर्षों तक चला था। ठीक है, कितने वर्षों तक चला था? 50 वर्षों तक ये चला था। कमेंट कीजिए, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं फिर। अब बढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन है वो 3 भागों में बटा हुआ था। केंद्र, प्रांत, एक मिनट भाई, नगर प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, और फिर था केंद्र प्रशासन। सबसे बीच में था नगर, उसके बाद प्रांत, प्रांत के बाद केंद्र। इस प्रकार प्रशासन को बांटा हुआ था। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं। मौर्य साम्राज्य के स्वरूप राजतंत्रात्मक था। राजा की सहायता के लिए मंत्रीगण थे, जिनका चयन महामात्य से होता था। कौटिल्य ने कहा कि राजा जो राज्य रूपी रथ है, इसे एक पहिए के द्वारा नहीं चला जा सकता, इसका जो दूसरा पहिया वो मंत्री परिषद होती है। ठीक है, ये बात किसने कही है? ये बात चाणक्य ने कही है। देखिए, सप्तांग सिद्धांत की बात किसने कही? चाणक्य ने कही। सप्तांग सिद्धांत यानी राजा, राज्य, दुर्ग, धन, सेना, मंत्री और मित्र, ये राजा के सप्तांग सिद्धांत। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में स्वरूप कैसा है? राज्य साम्राज्य का स्वरूप कैसा है? राजतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक, लेकिन तानाशाही नहीं है। ठीक है, निरंकुश नहीं है। शासन का प्रधान राजा, और राजा की सहायता के लिए मंत्रीगण, या फिर मंत्री परिषद। ठीक है, मंत्रीगण या मंत्री परिषद। और मंत्रीगण जो होते थे उनकी संख्या 4 या 3 होती थी। ठीक है, 4, 3 या 4, 3 या 4 इनकी क्या होती थी? संख्या होती थी। कितनी संख्या होती थी? 3 या 4 इनकी संख्या होती थी। कौन कौन से? एक तो था प्रधानमंत्री,
एक होता है पुरोहित, एक होता है सेनापति, एक होता है युवराज, और इस युवराज को क्या कहा जाता है? प्रांतपति। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रांतपति से कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रांतपति। युवराज को क्या कहा जाता है? प्रांतपति। बस 20 मिनट हो रहा है, 20 मिनट के बाद रेस्ट करेंगे। ठीक है, 20 मिनट और क्लास करेंगे। थोड़ा सा ये मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन हो जाए ना, तो फिर थोड़ा सा इसके समाज और इसके साहित्य से जुड़ी हुई चीजों को पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो युवराज हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, पुरोहित हो गया, सेनापति हो गया। इनका जो वेतन है वो नगद दिया जाता था और 48,000 पन दिया था। कितना? 48,000। बिल्कुल कल 10 बजे करेंगे। ठीक है, 48,000 पण दिया जाता था। और पण जो है ये माप की इकाई है, मोहर की इकाई है, मुद्रा की इकाई है। क्या होती है? मुद्रा की इकाई होती है। यहां तक की चीजें समझ में आई? अब जो ये मंत्री थे, इनकी चयन की प्रक्रिया, जो मंत्री थे इनके चयन के लिए महामात्य से होता था। इनका चयन कौन करते थे? महामात्य करते थे। और महामात्य किस विधि से करते थे? उपदा प्रशिक्षण, उपदा परीक्षण, चरित्र की जांच, चरित्र की जांच करके, ठीक है, चरित्र की जांच करके एक क्या करते थे? उपदा प्रशिक्षण के द्वारा मंत्रियों को क्या करते थे? सिलेक्ट करते थे महामात्य। उपदा प्रशिक्षण कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय तो स्वयं चाणक्य ये उपदा प्रशिक्षण लिया करते थे। हाँ नो, आज थोड़ा सा हेल्थ इश्यू है तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। देखिए, अब इसके ऊपर ध्यान दीजिए। यूनानी लेखकों ने इन्हें मंत्रिण या सभासद एवं निर्धारक कहा है। ठीक है, सभासद व निर्धारक कहा है। परिषद या फिर मंत्रीगण, मंत्रिण, परिषा मंत्रिण, फिर मंत्री परिषद। दूसरे व 14वें शिलालेख में उल्लेख है, शिला लेख में उल्लेख है मंत्रीगण का और मंत्री परिषद का। ठीक है, कौटिल्य ने कहा है, कौटिल्य ने क्या कहा है? कौटिल्य ने कहा है कि राज्य रूपी रथ के एक पहिए तो राजा है और एक पहिया मंत्री परिषद है। दोनों के साथ ही राज्य गति करता है, एक के साथ नहीं। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, सप्तांग थ्योरी, देयर आर 7 पार्ट ऑफ द स्टेट,
The form of the Maurya Empire was monarchical. There were ministers of assistance to the king who were selected from among the Mahamatya. Kautilya has said that the chariot of the state cannot be driven by one wheel. The council of ministers is the second wheel. मौर्य साम्राज्य में उच्च अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था और इनकी संख्या 18 है। कितनी संख्या इनकी? इनकी संख्या 18 है। मंत्री होता है, मंत्री के बाद प्रधानमंत्री। ठीक है, मंत्री को क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री टाइप होता है वर्तमान में। ठीक है, मंत्री या प्रधानमंत्री। आज का जो पीएम होता है वो स्थिति। पुरोहित धर्म व दान विभाग का प्रधान। चंद्रगुप्त के समय दोनों पद चाणक्य के पास थे। किसके पास थे? चाणक्य के पास थे। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान। युवराज राजा का उत्तराधिकारी, जिसे प्रांतपति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रांतपति कहा जाता है। समहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान। सन्निधाता राजकीय कोष अध्यक्ष। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। नायक नगर रक्षक का अध्यक्ष। कर्मांतिक उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष। दंडपाल पुलिस अधिकारी होता है। दंडपाल एक पुलिस विभाग सर्वोच्च अधिकारी होता है। व्यवहारिक नगर का प्रमुख न्यायाधीश होता है। नागरक या पौर नगर कोतवाल होता है। दुर्गपाल राजकीय दुर्ग के रक्षक अध्यक्ष। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। अटाविक वन विभाग का प्रधान। दोवारिक राजकीय द्वार रक्षक। अंतरशिक अंतवर्षिक अंतपुर का अध्यक्ष। मंत्री परिषद का अध्यक्ष। इसके अलावा अर्थशास्त्र के अनुसार छब्बीस अध्यक्ष होते थे। देखिए सेम नाम है भाई, हिंदी इंग्लिश में देख लेना, थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। इंग्लिश वाले बच्चे आज माफ करना भाई। लो भाई, जो 26 उपाध्यक्ष है ना उनको भी लिख लो। 26 अध्यक्ष, सॉरी उपाध्यक्ष नहीं अध्यक्ष। एक था कोषाध्यक्ष, काराध्यक्ष, खान विभाग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, लोहाध्यक्ष, लो खान विभाग का अध्यक्ष होता है। लक्षणाध्यक्ष, टकसाल विभाग का अध्यक्ष। लवणाध्यक्ष, नमक, ठीक है, नमक खान का अध्यक्ष। सुवर्णाध्यक्ष,
सोने का, जो सोने की खान है उसका अध्यक्ष। खुफिया अध्यक्ष। वन का अध्यक्ष। आयु अध्यक्ष। सरकारी व्यवस्था आयु अध्यक्ष होता है अस्त्र शस्त्र का अध्यक्ष। अस्त्र शस्त्र विभाग का अध्यक्ष आयु अध्यक्ष। पण्याध्यक्ष। सरकारी व्यवसाय का अध्यक्ष। सरकारी व्यवसाय का अध्यक्ष। आयु अध्यक्ष हो गया। पोतवा अध्यक्ष। नापतोल का अध्यक्ष। क्या है? नापतोल का अध्यक्ष। सीता का अध्यक्ष। कृषि विभाग का अध्यक्ष। क्या है? कृषि विभाग का अध्यक्ष। इतनी चीजें समझ में आ गई भाई। कोषाध्यक्ष हो गया कोषाध्यक्ष। अकाराध्यक्ष हो गया खानाध्यक्ष। लोहाध्यक्ष हो गया लोह खान के अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष हो गया टकसाल का अध्यक्ष। लवणाध्यक्ष हो गया नमक की खान का अध्यक्ष। सुवर्णाध्यक्ष हो गया सोने की खान का अध्यक्ष। कृपण्याध्यक्ष हो गया वन का अध्यक्ष। सीताध्यक्ष हो गया कृषि भूमि का अध्यक्ष। पोतवा अध्यक्ष हो गया नापतोल का अध्यक्ष। पण्याध्यक्ष हो गया सरकारी व्यवसाय का अध्यक्ष। आयुध्यक्ष हो गया अस्त्र शस्त्र का अध्यक्ष। कमेंट कीजिए। आ जाता है शुल्क का अध्यक्ष। सीमा शुल्क या पथकर शुल्क अध्यक्ष। ठीक है। सूत्राध्यक्ष। कताई बुनाई अध्यक्ष। सुराध्यक्ष। शराब या आबकारी अध्यक्ष। शराब या आबकारी अध्यक्ष। सोनाध्यक्ष। कसाई खाना। ठीक है। कसाई खाने का प्रमुख। मुद्रा अध्यक्ष।
पासपोर्ट अध्यक्ष, ठीक है। विविधता अध्यक्ष, चारागाह अध्यक्ष, ठीक है। चारागाह विभाग का प्रमुख कौन है? विविधता अध्यक्ष है। वन धन नागर अध्यक्ष, जेल विभाग का प्रमुख, बंधन गृह बंधन आग्रह अध्यक्ष, नवाध्यक्ष नावों का प्रमुख, पत्तनाध्यक्ष, बंदरगाह, ठीक है। गवी का अध्यक्ष और वलाध्यक्ष, सेना के दो भाग, सेना के दो भाग थे, क्या थे? सेना के दो भाग थे, गवी का अध्यक्ष और वलाध्यक्ष, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बचते हैं, दो बचते हैं, ठीक है। संस्थान अध्यक्ष, बाजार का प्रमुख, देवता अध्यक्ष, मंदिरों एवं देवालयों का प्रमुख, ठीक है। देखिए भाई, एक तो है शुल्काध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष क्या होता है? सीमा शुल्क पर या पथकर शुल्क का प्रमुख, ठीक है। सूत्राध्यक्ष हो गया कताई बुनाई से जो विभाग प्रमुख है ना, उसका अध्यक्ष। सुराध्यक्ष हो गया शराब आबकारी विभाग से प्रमुख है। सुन्नाध्यक्ष हो गया कसाई से संबंधित है। मुद्राध्यक्ष हो गया पासपोर्ट से संबंधित। वैसे मुद्रा की इकाई पणथी, ठीक है, पणथी। विविधताध्यक्ष हो गया चारागाह से संबंधित। संस्था अध्यक्ष हो गया बाजार का प्रमुख से संबंधित। देवता अध्यक्ष हो गया देव मंदिरों और देवतालयों का प्रमुख। नवाध्यक्ष हो गया नाव का अध्यक्ष। पतनाध्यक्ष हो गया बंदरगाह का पतन। गविकाध्यक्ष और वल्काध्यक्ष क्या है? सेना की प्रमुख दो इकाइयां, गविकाध्यक्ष और वल्काध्यक्ष। बंधनागृह अध्यक्ष जेल विभाग का प्रमुख। ये आपके क्या है? मौर्य साम्राज्य का प्रांत, जो ये केंद्रीय प्रशासन था, वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। क्या पढ़ा है? केंद्रीय प्रशासन को हमने पढ़ा है। तो बाकी की क्लास करेंगे कल। बाकी अगर किसी को कोई पूछना है तो पूछ सकता है, ठीक है। कमेंट कर दीजिए आपको क्लास कैसी लगी, और बाकी क्लास कल करेंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो वो बात कर सकता है। आज की पीछे की 5 मिनटें हम बात के लिए रखेंगे, ठीक है, कि काफी समय हो गया आपसे बात किए, है ना। और परिस्थितियां भाई सभी हमेशा सभी समान नहीं रहती, आगे बढ़ते रहना चाहिए, भले ही धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू लवी मैन, थैंक यू अंजू दक्ष, थैंक यू। आप सभी का धन्यवाद है, क्लास के अंदर इतने अच्छे अच्छे कमेंट आप करते हो, उत्साह बढ़ाने का काम करते हो, और मेरे लिए एनर्जी टोनिक का काम करते हो। आपके द्वारा किया गया हर एक अच्छा कमेंट मुझे आगे बढ़ने और कुछ नया करने की प्रेरणा देता है। आप भी मेरे प्रेरणा स्रोत हो, आप ही मेरे अध्यापक हो, क्योंकि मैंने आपसे सीखा है और आप मुझसे सीख रहे हो। लवली, नाइस सेशन, थैंक यू लवली बहन, काफी दिनों बाद कमेंट किया। चलो कोई बात नहीं, कमेंट तो किया काफी दिनों बाद।
जी बिल्कुल, आपको चैट बॉक्स में मैसेज मिल जाएगा अगर क्लास होगी तो, ठीक है। लगभग 100% चांसेस है क्लास होने का। लवी, आपने पुराने बच्चे तो देखे नहीं जो पास आउट हो गए? कुछ बच्चे रहते हैं, चंपा हो गई, और भी बहुत सारे, प्रमदीप हो गई, और भी पुराने बच्चे हैं जो आपको देखे नहीं कभी, ठीक है। चलो, और सिलेबस की चिंता मत करो, सिलेबस करवाना मेरी जिम्मेवारी है। 15 मई तक सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। 15 मई हम सिलेबस को बाय कर देंगे, 15 मई को बस। कल मौर्य और मौर्योत्तर को कंप्लीट करके हम परसों गुप्त शुरू करेंगे, ठीक है। मौर्य और मौर्योत्तर को कल कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जितना हो सकता है उतने ज़्यादा जुड़ना बच्चे, और उतने ज़्यादा ध्यान से उसको पढ़ना। चलो, कुछ ही चीज़ें बचती है, कल कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू लवी। तो मिलते हैं कल एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।